हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। माय डियर, गेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था 2 साल पहले तक उसमें सिर्फ फ्रिक्शन मेंशन किया हुआ था, लेकिन 2 साल पहले ही सिलेबस जब चेंज हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन शामिल हो गया। तो इसका मतलब भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको फ्रिक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इसके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का एप्लीकेशन इन व्हीकल्स, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन इन लिफ्टिंग मशीन सच एज स्क्रू जैक, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन इन ब्रेक्स एंड क्लचेस, फ्रिक्शन का एप्लीकेशन इन ब्रेक्स एंड क्लचेस, और एक टॉपिक और है डेट इज वेजेस। ठीक है, वेज। ये सारे टॉपिक जो है ये ऐड हो गए हैं पिछले 2 साल से गेट के सिलेबस में, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है अपने आप में। अब तक हमको फ्रिक्शन पढ़ना रहता था, अब हमको साथ में उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रिक्शन को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखने में। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा वो उनको फाइंड आउट करना नहीं आता है। तो आज पूरा डिटेल में इस लेक्चर को समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है बच्चों। फ्रिक्शन को समझने के लिए सपोज कीजिए कि ये है आपके पास एक सरफेस। फ्रिक्शन को समझने के लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस। एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर। माय डियर, होगा क्या कि अभी जब आप इसको मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है वो स्मूथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आपको ब्लॉक का सरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा लाइक दिस माइक्रोस्कोपिक व्यू में, और साथ ही साथ जो सरफेस होंगे उसका व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। मतलब प्रोजेक्शंस इसकी सरफेस पे देखने को मिलेंगे। ये जो फिक्स्ड सरफेस है ये वाली, और जो ब्लॉक का कॉन्टेक्ट सरफेस है ये वाला, इसमें क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम इसको आप देखेंगे। अब सपोज कीजिए कि जब आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, लेट अस से कैपिटल एफ, इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट कैपिटल एफ, तो ये जो ब्लॉक है ये कोशिश करेगा आगे की तरफ मूव करने की। मैं कह रहा हूँ कोशिश करेगा, मूव करेगा ही करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी कंप्लीट स्टोरी समझ में आएगी, आप बस ध्यान से देखते जाइए। जब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे टुवर्ड्स द राइट कैपिटल एफ, तो ये जो ब्लॉक है ये कोशिश करेगा आगे जाने की विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस। लेट अस से फर्स्ट, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस फर्स्ट, ये जो ब्लॉक है ये आगे जाने की कोशिश करेगा। तो होगा क्या कि ये जो इनके बीच का कांटेक्ट था, तो यहाँ पे क्या थे, प्रोजेक्शंस थे। तो जैसे ये है लेट अस से हमारे पास ब्लॉक का प्रोजेक्शन, और ये है हमारे पास क्या, सरफेस का प्रोजेक्शन लाइक दिस। अब जब ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी आगे की तरफ, तो आप समझिए कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द मोशन, रेजिस्टेंस टू मोशन। ठीक है, और जो फोर्स इस रेजिस्टेंस की वजह से लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट ऑफ दिस मोशन, इसी को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मोशन हम लोग बताते हैं, मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जब हम बताते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मोशन डिस्कस करते हैं, तो वो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है, मोशन क्या है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है बच्चे। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, ठीक है, अगर आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है, मतलब जैसे आप ग्राउंड पे खड़े होकर के इस ब्लॉक को स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि जो वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की आगे की तरफ आएगी और आप कहोगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, v है।
लेकिन सपोज करो कि आप एक बाइसिकल पे बैठ करके u वेलोसिटी से आगे जा रहे थे, है ना, और ये जो ब्लॉक है ये भी आगे जा रहा था, तब आप इसकी वेलोसिटी v नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो रेफरेंस है वो मूव कर रहा है, आप खुद मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जो मोशन है एक रिलेटिव कंसेप्ट है बच्चे। तो जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है उसको आप समझ लो कि कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is always in the direction opposite to the relative motion, opposite to the relative motion। बच्चे यहाँ पे जो relative motion वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये relative motion, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, क्लियर? कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन। मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर सरफेस जो ब्लॉक है हमारा वो आगे की तरफ मूव कर रहा था या आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दोनों बातों में अंतर है। तो यहाँ पे बच्चे फ्रिक्शन जो लगेगा, मतलब टेंडेंसी क्या है रिलेटिव मोशन की, आगे की तरफ, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा बच्चे पीछे की तरफ। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर है? समझ में आया? ऑल राइट। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली दो तरीके के फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक तो होता है ड्राई फ्रिक्शन, जो कि हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है। इसी का दूसरा नाम होता है क्या? कूलम्ब फ्रिक्शन। और एक होता है बच्चे वेट फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन आप बच्चे कहाँ पढ़ते हो? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो। और ये वेट फ्रिक्शन कुछ नहीं, विस्कोसिटी का कंसेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। विस्कोसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो कि एक फ्लूइड लेयर का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर अपोज करती है, ठीक है। तो एक वेट फ्रिक्शन का केस है। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग बच्चे ड्राई फ्रिक्शन को कवर करेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कूलम्ब फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज ड्राई फ्रिक्शन। ये होता है दो तरीके का, ड्राई फ्रिक्शन या फिर कूलम्ब फ्रिक्शन की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। और सबको मालूम है कि ये जो बच्चे फ्रिक्शन है, डेट इज ड्राई फ्रिक्शन, ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं F सबस्क्रिप्ट में S, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं F सबस्क्रिप्ट में K, ठीक है। अब ये दो तरीके के फ्रिक्शन हैं, तो समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वन सेकेंड। ये हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर बच्चे एक ब्लॉक है जो कि हम बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एक सरफेस है लाइक दिस, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एंड लेट अस से कि इस ब्लॉक का जो मास है बच्चे m है, तो एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि अर्थ लगा रही होगी इस ब्लॉक के ऊपर। लेकिन क्योंकि जो ब्लॉक है एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और सरफेस इसके डाउनवर्ड ट्रांसलेशन को अपोज कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इसके ऊपर लगाएगा लाइक दिस, दैट इज n। ये किसने लगाया, सरफेस ने लगाया, ठीक है। और इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इस ब्लॉक के ऊपर एक हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स हमने इस ब्लॉक के ऊपर लगाया लाइक दिस, एंड लेट अस से उसका जो मैग्नीट्यूड है एक है P, और ये है क्या, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है ये हमारे ऊपर है कि हम कितना लगा रहे हैं, ठीक। तो सपोज करो कि इनिशियली देखो, आपने देखा होगा कि जब आप किसी चेयर को पुश करते हो बहुत छोटे से फोर्स के साथ तो वो आगे नहीं खिसकती, फिर धीरे 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 जब आप फोर्स बढ़ाते हो तब एक टाइम पे आके एक ऐसा फोर्स आता है जब वो मूव करती है ना। समझ में आ रही है बात। तो वही कहानी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था, डेट इज पी का जो मैग्नीट्यूड था इनिशियली आपने कितना लगाया, लेट अस से 1 न्यूटन का फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया, तो क्या होगा, लेट अस से कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये जो ब्लॉक है ये आगे मूव नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स दी राइट लगाया तो 1 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स दी लेफ्ट लग रहा होगा, 1 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स दी लेफ्ट लग रहा होगा, है ना। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा, क्योंकि हमने अभी कहा है कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं किया। तो इसका मतलब जब 1 न्यूटन का फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया, इसके अंदर मोशन करने की टेंडेंसी थी टुवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डेट इज 1 न्यूटन। मैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा दे रहा हूँ बस ग्राफिकली कि 1 न्यूटन का फोर्स वैसे सरफेस और कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगेगा, लेकिन मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया है अभी बस समझाने के लिए। फिर आपने कहा कि नहीं 1 न्यूटन पे आगे नहीं खिसक रही, तो हम क्या करेंगे, हम 2 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाएंगे आगे की तरफ। ये बच्चे अभी भी आगे नहीं खिसका 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पे, ठीक है। जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पे भी ये आगे नहीं खिसका तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स अभी भी एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0 है। लेट अस से ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है बच्चे, वाई डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये लग रहा होगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, कितने मैग्नीट्यूड का, 2 न्यूटन का। इसी तरीके से आपने कहा कि लेट अस से कि हमने क्या किया कि ठीक है 2 न्यूटन पे नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ये बच्चे 4 न्यूटन पे भी ब्लॉक आगे नहीं खिसका। जब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तब ये ब्लॉक आगे नहीं खिसका, तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन अभी भी 0 है और ये बच्चे क्या करेगा, 4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, ठीक। अब बात आती है, ठीक है 4 न्यूटन पे भी नहीं गया, लेकिन लेट अस से कि 10 न्यूटन का फोर्स है,
मतलब 10 न्यूटन का फोर्स है कि जो ब्लॉक है एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब मोशन होने वाला होगा जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, मतलब 10 के ऊपर जरा सा भी गए ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये है बात। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, जब आपने फोर्स लगाया लेट अस से 10 न्यूटन का, तो बच्चे ये एट द वर्ज ऑफ मोशन आ गया, मतलब मोशन बस होने वाला है। 10 न्यूटन के ऊपर जरा सा भी जाओगे ये ब्लॉक आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं किया है 10 न्यूटन पे, बस मूव करने वाला है। जैसे ही 10 से ज़्यादा जाओगे तो अभी भी यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चे, ये लगेगा 10 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये ब्लॉक अभी भी रेस्ट में रहेगा। हाउएवर लेट अस से आपने क्या किया, फोर्स आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेट अस से 10.1 न्यूटन आपने फोर्स बढ़ा दिया। लेकिन माय डियर, क्योंकि जो वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन थी वो क्या थी, 10 न्यूटन, और आपने फोर्स लगाया 10.1 न्यूटन, इसका मतलब ये ब्लॉक अब आगे की तरफ मूव करेगा। अब ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे होगा ये कि अब ये ब्लॉक जो है एक एक्सेलरेशन में भी आएगा। ठीक, क्योंकि जब ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा बच्चे, जिस डायरेक्शन में मोशन होना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन होना है वहाँ पे एक नेट फोर्स आप देखेंगे। यहाँ पे इस केस में जो फ्रिक्शन अब यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे आप कितना भी फोर्स आगे बढ़ाते चले जाओ, ये फोर्स आगे चेंज नहीं होगा। लेटस से आपने यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब भी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ही रहेगा। तो बच्चे यहाँ से आपने देखा 1 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन तक का ये जो फोर्स है बच्चे, ये है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद वर्ज ऑफ मोशन क्रॉस होने के बाद ये जो बच्चे फ्रिक्शन है डेट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब यहाँ पे आपने देखा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे ये कांस्टेंट रहता है, ये फिर चेंज नहीं करता, ये फिर चेंज नहीं करता। समझ में आ रही है बात, बोलो जी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाऊं, एक ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पे बस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, और जो वाई एक्सिस पे मैंने आपको दिखाया है बच्चे, ये मैंने फ्रिक्शन दिखाया है स्मॉल एफ से, और एक्स एक्सिस पे मैंने जो दिखाया है आपको, ये दिखाया है अप्लाइड फोर्स पी। अप्लाइड फोर्स पी, ठीक, क्लियर। अब देखो इनिशियली जब आपने कोई भी फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर नहीं लगाया था, तो बच्चे जब आपने कोई भी फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर नहीं लगाया था तो फ्रिक्शन भी बच्चे क्या था, 0 था। जब आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, 1 न्यूटन। जब आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, 2 न्यूटन। जब आपने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, फ्रिक्शन हो गया 4 न्यूटन। और जब आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन हो गया 10 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि एक ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा जिसका स्लोप कितना होगा बच्चे, 45 डिग्री होगा, क्योंकि 10 y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करेगा ये। अब यहाँ पे देखो y क्या है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, और x पे क्या है हमारा ये अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली 1 से लेकर 10 तक की जो बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 45 डिग्री का इंक्लिनेशन होगा। ठीक, तो इनिशियली हम यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 45 डिग्री का। इंक्लिनेशन, ये देखो
इस तरीके का ये कर्व बनेगा लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे आपने देखा कि देखिए इस कर्व से आपको क्या पता चल रहा है, इस कर्व से आपको ये पता चल रहा है कि जब आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का तो फ्रिक्शन लगा 1 न्यूटन, जब आपने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का तब फ्रिक्शन लगा कितना, 2 न्यूटन। इसी तरीके से जब आपने फोर्स लगाया मैक्सिमम कितने न्यूटन का, डेट इज 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे बच्चे जो फ्रिक्शन लगा कितना लगा, 10 न्यूटन। और ये जो कंडीशन थी बच्चे वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन थी, वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन थी। अब आप 10 न्यूटन से जरा सा भी फोर्स आगे और बढ़ा हुए ना तो फ्रिक्शन अब स्टैटिक ना रह करके काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम होगी हल्की सी। ठीक, और इस तरीके से आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये वाली, ये है पूरी स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज, स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज। और आपने यहाँ पे देखा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन होगी, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो यहाँ पे जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप यहाँ पे देखिएगा बस, ये कब पिक्चर में आता है, जब बॉडी रेस्ट में होगी या फिर इसके अंदर टेंडेंसी होगी मोशन की। मोशन हो नहीं रहा है, मोशन होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चे, ये 0 से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करता है। क्लियर, समझ में आ रही बात। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग दिखाते हैं लाइक दिस। इसको हम लोग लिखते हैं म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, वेयर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। और जो ये वैल्यू जो निकल करके आई है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, डेट इज म्यू एस इंटू एन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर, बोलिए। ठीक है, ठीक है, ये बात हमको पता चल गई कि एट द वर्ज ऑफ मोशन के बाद मोशन आ जाएगा, डेट इज 10 न्यूटन का जो फोर्स था मिनिमम, उस कंडीशन पर तो बॉडी जो रहेगी वो रेस्ट में रहेगी। लेकिन 10 न्यूटन से ज़रा सा भी आप ऊपर जाओगे तो बॉडी जो है बच्चे वो मूव करना शुरू कर देगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको देख लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन को देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तब पिक्चर में आता है जब बॉडी
मोशन कर रही होती है, ठीक। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये रहती है हमेशा कांस्टेंट, ये रहती है हमेशा कांस्टेंट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये दिया जाता है लाइक दिस, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे बात आती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ा है या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा है, वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है बच्चे, ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। और आप देख रहे हो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक। तो फ्रॉम द ग्राफ आपने एक बात गौर की कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है ये आती है दैट इज म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गए, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होता है फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों ज़्यादा होता है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि जब वो बॉडी रेस्ट में रहती है तो इंटरलॉकिंग जो होती है दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस के बीच में वो होती है ज़्यादा, ठीक है। जब वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो इंटरलॉकिंग जो होती है इन कंपैरिजन टू द स्टैटिक कंडीशन वो होती है कम। इसीलिए जो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव करती है तब कम लगता है, और जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, एफ एस मैक्स, वो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा। समझ में आ गई बात, बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो जो कंक्लूजन निकलते हैं मेन, वो क्या निकलते हैं, आप यहाँ पे एक बात समझ लो। सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपका अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर आपका अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है, तो आपकी जो बॉडी होगी बच्चे वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। और इस दौरान जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो होगी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स P, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ P। समझ में आ रही है बात। अगर अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो बच्चे बॉडी जो करेगी ये करेगी मोशन आपको बॉडी में देखने को मिलेगा, और इस दौरान जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चे वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये एक्ट करेगा कहाँ, ये एक्ट करेगा कहाँ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन, ठीक है जी, बोलो, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, एक केस स्टडी आप यहाँ पे समझिए, एक केस स्टडी यहाँ पे आप समझिए, और वो ये कि लेट अस से कि ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इस सरफेस के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। और ये जो सरफेस है बच्चे क्या है, रफ सरफेस है,
ये जो सरफेस है बच्चे क्या है, रफ सरफेस है। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, लेट अस से जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है हमारा 0.2 कह लो, और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है हमारा यहाँ पे 0.1। ठीक, इस तरीके से है। इस ब्लॉक का जो मास है बच्चे, इस ब्लॉक का जो वेट है लेट अस से कितना है, 100 न्यूटन है। तो जब हम इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे, जब हम इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो एक 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी इस केस में कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। NT कन्फ्यूजन ना हो इसलिए NT लिख दिया है। ठीक, 100 न्यूटन। क्लियर। अभी इस ब्लॉक का FBD ये ठीक है, लेकिन जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा देते हैं लेट अस से कैपिटल P, ठीक, कैपिटल P जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब वो स्टैटिक है या काइनेटिक वो डिपेंड करेगा कि आपने जो फोर्स लगाया है कैपिटल P उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे सपोज करो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अगर हम किसी बच्चे से पूछें दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी μs इंटू n। बेटे μs कितना है 0.2 और n कितना है 100, तो इसका मतलब ये हो गया 20 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम पूछें F के, तो वो हो जाएगा कितना बच्चे, म्यू के इंटू n, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है 0.1, और नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे हमारे पास कितना, 100 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निकल कर आता है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। क्लियर, बोलिए जी। ऑल राइट, ठीक है, ये है कहानी। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जब आपने लेट अस से केस नंबर 1 लेते हैं हम, लेट अस से आपने क्या किया, जो अप्लाइड लोड था कैपिटल P उसकी वैल्यू थी लेट अस से इनिशियली 5 न्यूटन केस नंबर 1 में। जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लगाया तो ये ब्लॉक बच्चे मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 20 न्यूटन है। ठीक है, मतलब जब तक 20 न्यूटन से ऊपर का फोर्स नहीं लगाओगे तब तक जो फ्रिक्शन है वो इसको रोक के रखेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, और इस दौरान जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चे, ये बच्चे बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और आपको एक बात पता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये चेंज कर सकता है फ्रॉम 0 टू दी मैक्सिमम वैल्यू। और ठीक है, लेकिन ये इस केस में जो फ्रिक्शन Fs होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो होगा इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ P बट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ P। ठीक, तो इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चे वो रहेगा कितना, 5 न्यूटन।
जिस डायरेक्शन में P लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी लाइक दिस। बॉडी का वेट 100 न्यूटन नीचे लग गया, बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गई, अप्लाइड फोर्स आपने 5 न्यूटन इधर लगा दिया और फ्रिक्शन बेटा 5 न्यूटन इधर लग गया। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रही है बात? बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे क्या है, देखो गलती ना करें, अभी मैं इसको अभी थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो केस नंबर सेकंड। लेट अस से कि अप्लाइड फोर्स जो है बच्चे आप कहाँ ले गए, 8 न्यूटन पे ले गए। इस केस में भी अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगी, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 8 न्यूटन होगा, 8 न्यूटन होगा। ठीक, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में बच्चे बॉडी का वेट 100 न्यूटन नीचे लग गया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गई, अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन इधर लग गया, लेकिन अब जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो 8 न्यूटन का लगेगा। फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ पे 8 न्यूटन का लगेगा और बॉडी अभी भी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। अब लेट अस से कि आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया, कितना अप्लाइड फोर्स लगा दिया आपने, कितना, लेट अस से 20 न्यूटन। आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। ठीक, जब आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो बॉडी जो है ये क्या है, वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन में आ गई। वर्ज ऑफ मोशन मतलब मोशन होने वाला है, 20 न्यूटन से जरा सा भी ऊपर जाओगे मोशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 20 न्यूटन से जरा सा भी ऊपर जाओगे मोशन हो जाएगा। क्लियर? बोलो जी। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगी और फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, बॉडी का वेट था 100 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन थी n। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, डेट इज़ Fs मैक्स, डेट इज़ 20 न्यूटन। ठीक है, अब लेट अस से कि हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पे लेट अस से 50 न्यूटन का। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो अप्लाइड फोर्स है P वो ग्रेटर है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, डेट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स। तो इस केस के अंदर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और कितना है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। समझ में आया? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस ब्लॉक का FBD इस केस में बनाओगे तो 100 न्यूटन का फोर्स जो है अर्थ लगा रही है, डेट इज बॉडी का वेट, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस, अप्लाइड फोर्स जो है बेटा कितना है, 50 न्यूटन है। अब इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा एफ के, डेट इज 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एक नेट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन ज़ीरो नहीं है, तो जो बॉडी है बच्चे ये आगे की तरफ मूव करेगी और यही है क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, 20 लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़रा सा भी ऊपर जाओगे तो बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा, तो वही फिर वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आ गई बात? बोलो जी। ऑल राइट।
ठीक है, बोलिए। अब यहां पे समझते हैं कुछ बातें जो कि काम आएंगी वेजेस वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेट इज एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लोग फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक दूसरा टर्म डिफाइन करेंगे, डेट इज एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लोग फाई के से डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या होता है। ये होता है द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स with the normal reaction when the body is at the verge of motion। ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज वर्ज ऑफ मोशन। ठीक है, ये अब इसको समझते हैं कि कैसे। देखो, इसको समझने के लिए फिर से वही बनाते हैं, एक ब्लॉक हमने बनाया जो कि एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, इस ब्लॉक पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया कैपिटल P, और कैपिटल P का जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो बॉडी अभी एट द वर्ज ऑफ मोशन है क्योंकि अप्लाइड फोर्स है कैपिटल P, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P, एंड दैट्स व्हाई बॉडी विल रिमेन इन स्टैटिक कंडीशन। तो यहाँ पे बॉडी का वेट होगा जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन जो कि कौन लगा रहा होगा, ये सरफेस लगा रही होगी, ये सरफेस लगा रही होगी किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, डेट इज एफएस मैक्स। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब आप नॉर्मल रिएक्शन और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, एंड लेट अस से दिस रिजल्टेंट इज कैपिटल R। इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, कैपिटल R। और इस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। और इस रिएक्शन फोर्स का, सॉरी रिएक्शन फोर्स नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और इस कांटेक्ट फोर्स का एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल रिएक्शन, ये जो होता है ये होता है क्या, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर इस ट्रायंगल में आप देखो तो आप देखोगे कि जो tan ऑफ फाई एस है वो क्या है,
टेन ऑफ फाइव एस क्या है बच्चे, एफ एस मैक्स अपॉन एन, एफ एस मैक्स अपॉन एन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बच्चे कितनी होती है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन डिवाइड बाई एन। तो यहाँ से आपको बच्चे क्या पता चल गया, 10 फाइव एस इज इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ से आपको फाइव एस पता चल गया म्यू एस। फाइव एस जो होता है उधर 10 इनवर्स म्यू एस, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो एंगल होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के टेंजेंट का इनवर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के टेंजेंट का इनवर्स। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारी बॉडीज़ जब आपस में कांटेक्ट में होती हैं अलग अलग इंक्लिनेशन पे, अलग अलग ओरिएंटेशन पे, तो वहाँ पे आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। और शॉर्टकट क्या है कि आप एफ एस मैक्स डेट इज आप वहाँ पे फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को अलग अलग स्टडी ना करके सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स की स्टडी कर लो, ठीक है। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स में बेटे नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में पर्टिकुलरली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों का इफेक्ट आ रहा है। क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का जो आप कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनकी अलग अलग स्टडी करने से अच्छा है कि हमें कांटेक्ट फोर्स की स्टडी करें। और ये कहाँ पे काम में आएगा, वेज में काम आएगा, जब हम लोग वेज पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेट अस से कि अब जो ये ब्लॉक है इसके अंदर मोशन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे ये सेम ब्लॉक में फिर से बना रहा हूँ, सेम ब्लॉक में यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ लाइक दिस। लेट अस से जो ब्लॉक है इसके अंदर मोशन हो रहा है अब आगे की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कैपिटल P जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो सबको मालूम है सबसे पहले कि एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ, और एक आएगा बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, डेट इज Fk, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेम कहानी है, एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। क्योंकि उस वक्त बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन का वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इनका एक रिजल्टेंट आ गया, डेट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट है किसका, फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल रिएक्शन डेट इज फाई के इन दिस केस। तो यहाँ पे आप देखो सेम एनालिसिस जब आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 फाई के जो आएगा क्या जाएगा म्यू के, डेट इज फाई के आ जाएगा 10 इनवर्स म्यू के। ये तब है जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू स्टैटिक की अलग गिवन हो और काइनेटिक की अलग गिवन हो, वरना कभी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होगा, ठीक है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग गिवन नहीं होंगे तब जो वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मान लिया जाएगा, उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मान लिया जाएगा। बोलो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो वहां पे फिर जनरलाइज्ड टर्म एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग ना होकर के सिंपली एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चे वो 10 इनवर्स म्यू हो जाएगा, वेयर म्यू एक क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग नहीं है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, तो हम सिर्फ एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन से काम चला लेंगे। क्लियर, बोलो जी। ऑल राइट, समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, और ये गेट एग्जाम में पूछा गया प्रॉब्लम है।
यहाँ से आपके कई कंसेप्ट क्लियर भी होंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन और काइनेमेटिक्स दोनों ही लगा दिए हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is released from point P on a rough inclined plane, जिसका इंक्लिनेशन है थीटा एज शोन। फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और साथ में एक चीज़ और गिवन है कि जो म्यू की वैल्यू है ये लेस देन 10 थीटा है बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द पॉइंट Q, given that PQ is the distance equal to S on the inclined plane, कितनी होगी ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में आपको डायग्राम जो है वो गिवन है लाइक दिस। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, और इसके ऊपर बच्चे क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है ये है कैपिटल M, और इनिशियली ये जो ब्लॉक है बच्चे ये रखा हुआ है पॉइंट P पे, और जब ये नीचे पॉइंट Q पे आ जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। सच दैट PQ इज S, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो ध्यान है वो इस लाइन पे जा रहा होगा, डेट इज म्यू इज लेस देन 10 थीटा, है ना। इसका क्या मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेज जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है उसके टेंजेंट से कम है, 10 थीटा से कम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है ना। इसको पहले आप यहाँ पे समझो, इसको पहले आप यहाँ पे समझो कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले आप इस बात को समझिए कि मोशन होगा कि नहीं होगा इस ब्लॉक का, पहले तो यही पता कर लो, है ना भाई। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है कैपिटल M मास का तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करे ही करे, है ना। तो मोशन की कंडीशन क्या है वो यहाँ पे हम पहले ढूंढें तब पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, किसका, ब्लॉक का। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये हमारे पास आ गई क्या, सरफेस, ठीक है। ऑल राइट, जिसका इंक्लिनेशन है कितना बच्चे, थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये ब्लॉक हमने बना दिया लाइक दिस,
ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखो कि इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हम यहाँ पे दिखा देते हैं, है ना। तो देखो, एक तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा mg, जो कि लगाया होगा किसने, अर्थ ने, mg। क्लियर। अब बच्चे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो ब्लॉक है, ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन जो होगी वो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी ना, जो इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, वो होगी इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, कैपिटल N। ठीक है। अब देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना 90। तो बच्चे ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक टूटेगा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो कंपोनेंट होंगे इस mg के, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक कंपोनेंट तो होगा बच्चे ये वाला, डेट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा बच्चे इसके ऊपर पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में, डेट इज mg sin थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक के स्लाइड होने की जो कोशिश होगी ना इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, वो होगी इसके वेट के कंपोनेंट की वजह से। वेट का कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है। वेट का वो कंपोनेंट, ब्लॉक के वेट का वो कंपोनेंट जो कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है, वही इसके अंदर स्लाइड कराने की कोशिश करेगा इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। अब ये mg sin थीटा जो कि अप्लाइड फोर्स है एक तरीके से इस ब्लॉक के ऊपर टू स्लाइड दिस ब्लॉक ओवर दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये mg sin थीटा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है? तभी तो ये ब्लॉक मूव करेगी। ठीक है। तो लेट अस से कि अभी जब mg sin थीटा जो फोर्स है, ये तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अब इसके ऊपर जो बच्चे फ्रिक्शन लगेगा, वो लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक के मोशन होने की टेंडेंसी है आगे की तरफ ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ, एंड लेट अस से फ्रिक्शन इज F। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन की कंडीशन। ठीक है। मोशन की कंडीशन क्या है बच्चे, कंडीशन ऑफ मोशन। मोशन कब होगा वो यहां पे हम समझते हैं। देखिए, मोशन तभी होगा जब mg sin थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से। बोलो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बेटे क्वेश्चन में कितना गिवन है, म्यू गिवन है, म्यू। तो इसी को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेंगे और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा n। अब यहाँ पे देखो, लेट अस से ये हो गया हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। तो अलोंग द y डायरेक्शन देखो, नेट फोर्स जो है इंक्लाइंड इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले वो 0 है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि n माइनस mg cos थीटा 0 है। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रही होगी
वो बच्चे एम जी कॉस थीटा ही तो होगी। तो कंडीशन ऑफ मोशन क्या है कि एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। दिस इम्प्लाइज, और यू कैन से डेट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, म्यू इज लेस देन टेन थीटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, म्यू लेस देन टेन थीटा। जब वो क्वेश्चन में म्यू लेस देन टेन थीटा कह रहा है तो उसका ये बताने का सीधा सीधा मतलब है कि ये बता रहा है मोशन की कंडीशन, कंडीशन ऑफ मोशन। समझ में आ गई बात? क्लियर? बोलिए। अब देखो जो म्यू है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन फाई से लिख सकते हैं, वेयर फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन फाई। जब आप म्यू को टेन फाई लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो टेन फाई इज लेस देन टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाई इज लेस देन थीटा, फाई इज लेस देन थीटा। ये दोनों एक ही बात है। समझ में आ रही बात? अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो बेटा मोशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? और वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन क्या है वो भी आप देख लेते हैं। वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन देख लेते हैं। ये तो हमने कंडीशन ऑफ मोशन देख ली, ये तो हमने कंडीशन ऑफ मोशन देख ली। मतलब अब दूसरी जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन। मतलब मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है। मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब कहने का ये है कि अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है डेट इज एम जी साइन थीटा, वो बराबर हो गई है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के, डेट इज एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, या फिर यहाँ पे कह लो थीटा इज इक्वल टू फाई। समझ में आ रही बात? बोलो। ठीक है, अगर फ्रिक्शन एंगल और इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन दोनों बराबर हैं तो जो ब्लॉक है एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, मतलब मोशन हुआ नहीं है, बस होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और नो मोशन की कंडीशन और देख लो भाई। नो मोशन की कंडीशन और देख लो। नो मोशन की कंडीशन जब आप देखोगे तो कहने का मतलब ये है क्या कि अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एम जी साइन थीटा इज लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि थीटा इज लेस देन फाई, या फिर फाई इज ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, ये है कहानी। अब जब ये कंडीशन है डेट इज जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा किससे, इंक्लिनेशन एंगल से, किसके, इंक्लाइंड प्लेन के इंक्लिनेशन एंगल से अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो बच्चे ये जो ब्लॉक होता ये यहीं का यहीं रखा रहता, ये मूव नहीं करता नीचे की तरफ।
ठीक, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि म्यू इज लेस देन टेन थीटा, म्यू इज लेस देन टेन थीटा, यानी कि कंडीशन ऑफ मोशन, मतलब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ब्लॉक है इसके अंदर मोशन की कंडीशन, मोशन नीचे की तरफ हो सकता है इसका, अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो। ठीक है, तो ये है कहानी। ठीक, तो क्वेश्चन में गिवन है मोशन की कंडीशन, तो उसी को फुलफिल करते हुए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। गिवन हमको क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमको, म्यू इज ग्रेट लेस देन टेन थीटा, म्यू इज लेस देन टेन थीटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ब्लॉक के अंदर मोशन की कंडीशन है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स अगर हम लोग देखें, नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर देखें along the x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन हमने along the inclined plane देख ली है, ठीक, तो वो ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा along the x डायरेक्शन वो इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है along the x डायरेक्शन वो कितना है, mg साइन थीटा माइनस एफ, mg साइन थीटा माइनस का एफ, एफ कितना, फ्रिक्शन फोर्स, म्यू mg कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मास 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 कैंसिल हो गए, तो जो एक्सेलरेशन आ गया बच्चे ये कितना आ गया, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है, वो स्लाइड करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, इतने एक्सेलरेशन से। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जो है, अभी इनिशियली जो ब्लॉक है बच्चे वो रेस्ट में रखा हुआ है, उसको एस डिस्टेंस कवर करनी है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, डेट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, इसलिए हम ये क्वेश्चन लगाएंगे, वरना हमको इंटीग्रेशन भी करना पड़ता अगर एक्सेलरेशन के अंदर वेरिएबल टर्म्स आते तो। इनिशियल वेलोसिटी 0, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है s, और टाइम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब जो टाइम पूछ रहा है उसमें ये एक्सेलरेशन जो आपके पास निकल करके आया है, दैट इज g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इस तरीके से निकल करके आया है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा और सुंदर बना दिया था, जो ऑप्शन गिवन थे उसमें इसने जी कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लिया था, तो ये अंदर हो जाएगा टेन थीटा माइनस का म्यू, टेन थीटा माइनस का म्यू। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन कराना मतलब नहीं था, देखो कितना सारा कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा होगा तो उसके अंदर कंडीशन ऑफ मोशन कैसे देखेंगे, वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन कैसे देखेंगे, और नो मोशन की कंडीशन कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है समझाने के लिए। ठीक, समझाने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वरना क्वेश्चन में क्या था, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन तो हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था ना, एक्सेलरेशन फाइंड किया और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी और आंसर आ गया हल। वो तब लगा पाते जब हमको ये पता होना चाहिए कि म्यू लेस देन टेन थीटा मोशन की कंडीशन है। समझ में आ गई बात, क्लियर, ऑल राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रॉब्लम। ओके ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और ये भी ऐसा ही सिमिलर सा प्रॉब्लम गेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक ब्लॉक है जिसका कि वेट है 200 न्यूटन। ठीक है,
उसको रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू 0.4 है और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू 0.2 है। ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल P is equal to 10T, where T denotes time in second and P is in न्यूटन। ठीक है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन में बोल रहे हैं the velocity of the block attained after 10 seconds। 10 सेकेंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सा पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि ये है हमारे पास एक ब्लॉक जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, लाइक दिस। ठीक है, और इस ब्लॉक के का जो वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो है 200 न्यूटन। ठीक, और इस ब्लॉक के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स बच्चे कितना लगाया जा रहा है, कैपिटल P इज इक्वल टू 10T। सरफेस कैसी है? रफ है, रफ सरफेस है जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.2। ठीक है, पूछ रहे हैं 10 सेकंड बाद, जब 10 सेकंड हो जाएंगे फोर्स लगाते हुए, तब जो उस वक्त वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो कितनी होगी वो हमको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, अगर आता है तो आप फटाक से कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए, जब भी फ्रिक्शन का सवाल करना है तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी चाहिए, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल जाती है तो हमको पता चलता है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी तो ही मोशन हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन है 200 न्यूटन ऊपर की तरफ 200। तो यहाँ से हमको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो निकल करके आती है, ये निकल करके आती है कितनी, 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन से ज़्यादा होना चाहिए। एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, मतलब 80 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा तब ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन होगी। ठीक है, मतलब 80 न्यूटन से थोड़ा सा भी ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। दैट इज Fk, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू के इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन है 200, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन निकल करके आता है यहाँ पे ये कितना आता है
440 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एट द वर्ज ऑफ मोशन, जो अप्लाइड फोर्स है वो, ये एफ एस मैक्स होगा बच्चे, एफ एस मैक्स की वैल्यू के बराबर हो तब वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 10t शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स डेट इज 80। तो मतलब ये हो गया t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पहले 0 सेकेंड हुआ होगा, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से, है ना। तो इस केस में बच्चे क्या हो रहा है कि 8 सेकेंड जब हुए होंगे तब जाकर के इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन हुआ होगा, इक्वल टू दी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। तब ये ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन आएगा। मतलब जब तक 8 सेकंड बीत जाएंगे तब तक ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तब तक ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। और जैसे ही 8 सेकंड के ऊपर जाते जाओगे तो फोर्स जो है बढ़ जाएगी, और फोर्स बढ़ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा और बॉडी मूव करने लगेगी आगे की तरफ। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड तक की जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप एक बात समझो पहले, और वो ये कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 80 न्यूटन है, और आपको मालूम है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये 0 से लेकर के 80 न्यूटन तक जा सकता है। ठीक, 0 से लेकर 80 न्यूटन तक जा सकता है। और जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, किससे अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, उस वक्त जो फोर्स लगेगा बॉडी पे वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा इस बॉडी के ऊपर, ये बच्चे लगेगा कितना, 10t, दैट इज अप्लाइड फोर्स। और वो कब तक लग रहा है, 8 सेकंड्स तक। ठीक है, क्योंकि 8 सेकंड जैसे ही हो जाएंगे बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बच्चे, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कहाँ गया, ये रहा, कितना है, 40 न्यूटन है। यहाँ पे बात सिर्फ 10 सेकंड तक की हो रही है, तो 8 से 10 सेकंड के बीच में ये हमारा यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, ये तो हुई बच्चे फ्रिक्शन की बात, क्लियर, ये तो हुई फ्रिक्शन की बात। अब यहां पे समझो कि न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे लगाएंगे। जब हम ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देखेंगे, उनका रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर। ब्लॉक के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितने होंगे, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, एक्स, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में mg की वैल्यू 200 दी हुई है, g की वैल्यू 9.81 यहां पे कंसीडर करनी पड़ेगी, क्लियर। अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखेंगे, जो एक्सेलरेशन आएगा ना हमारे पास, ये आ जाएगा 1/m p माइनस का f। ठीक है, p माइनस का f। ऑल राइट। और एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/m p माइनस का f।
ठीक है। क्वेश्चन में mg हमको गिवन है 200 न्यूटन, तो यहाँ से m निकल करके आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9.81। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि dv बाई dt इज इक्वल टू 9.81 डिवाइडेड बाई 200। एप्लाइड फोर्स कितना है बच्चे, 10t माइनस का f। ठीक, तो ये जो dv है इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दिस, 10t माइनस का f dt इंटीग्रेशन 10 सेकंड की बात हो रही है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 t इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे हमको नहीं पता वेलोसिटी, और वही हमको फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से एक बात देखो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये इस तरीके से ब्रेक है 2 इंटरवल में, तो यहाँ पे हमको 2 अलग अलग इंटरवल की स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो वेलोसिटी निकल करके आएगी, ये निकल करके आएगी 9.81 डिवाइड बाई 200। पहला इंटरवल जो होगा वो होगा 0 से लेके 8 सेकंड तक का, जहाँ पे अप्लाइड फोर्स तो रहेगा 10t माइनस 0 से लेके 8 सेकंड में फ्रिक्शन बेटा कितना है 10t, और ये हो जाएगा dt। अगला इंटरवल होगा कितने का, 8 से लेके 10 का, जहाँ पे अप्लाइड फोर्स है अभी भी कितना 10t, लेकिन फ्रिक्शन कितना है 40। ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये बता रहा है कि 0 से लेके 8 सेकंड तक बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, मतलब कोई मोशन नहीं होगा 0 से लेके 8 सेकंड तक, ये हो जाएगा ख़त्म। तो वेलोसिटी जो आएगी ये आ जाएगी बच्चे 9.81 डिवाइडेड बाई 200, और साथ में जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा डेट इज 10t स्क्वायर बाई 2 माइनस का 40t फ्रॉम द इंटरवल 8 to 10। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये जो वेलोसिटी निकल करके आएगी ये निकल करके आएगी 4.905 मीटर पर सेकंड। तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान दे लें कि सबसे पहले क्या चेक करनी है कि मोशन होगा या नहीं होगा, और वो कैसे चेक करते हैं, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो मोशन होगा, अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तो बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे होगी, अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, और जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये है कहानी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक, कंसेप्चुअल है बिल्कुल। ऑल राइट।